हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The our 7th chapter is a shoot system. Friend, here the shoot system. What do you mean to the shoot system? The shoot system is on the aerial and the erect part of plant body which grow upward. It is usually above the soils and the devolve from the plumule of their embryo. It consists of stem, branch, leaves, flower, fruits and seeds. In this lesson, you will be study about the structure, types, modification and function of stem, leaves, flower and fruit. So, you complete their chapter lesson. You will be able to list the general characteristics of stem, relate to them for those roots, and describe to the short apps of explain to the origin of later branches, and explain to the types of modification and function of stem, and describe to the primary structure of dicot, monocot stem with the help of the diagram and diagnostics between them, and describe to secondary growth in the dicot stem, and define to the woods and its types. Describe general morphology of leaves, explain to the follow text. And also describe and illustrate their various modification of leaves, highlighting their functions, and describe and compare to the internal structure of typically dicot and monocot leaf, and define to the inflorescence and describe to the major types, and define the flower and describe to the structure and function, and define to the presentations of describe to different kind of presentation, and they define to explain to structure and fruits are dedicated to major category with their example. दोस्तों ये जो हमारा प्रहोतंत्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको शूट रूट्स सिस्टम भी कहते हैं। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट रखता है। प्रहोतंत्र पादप का वायवीय तथा अग्र भाग होते हैं जो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ये अधिकतर जो है भूमि की सतह से ऊपर होता है तथा जो है भ्रूण को जो है अंकुर से विभोदित होती है। प्रहोतंत्र में तना,
स्तंभ, शाखाएं, पत्तियां और जो है पुष्प, फल, बीज सम्मिलित होते हैं। इस पार्ट में जो है आप जानेंगे कि स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फल की संरचना और उसके आकार के रूपांतर कार्य के विषय में भी जानिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप ये चैप्टर कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ की इन्फॉर्मेशन जो होगा आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि तने का प्रकार कैसे होते हैं, इसका रूपांतरण कैसा होता है, इसकी जो ऊतक संगठन कैसी होती है, ठीक है, इसको कास्ट की परिभाषा क्या होता है, प्रतिरूपी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पन्नों की संरचना कैसी होती है, ठीक है, पुष्प यानी फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, फिर बीजांड नाश यानी प्रेजेंटेशन की क्या परिभाषा है, यानी बीजांड न्यास का क्या जो है परिभाषा है और इस पर क्या मुख्य विशेषताएं रखता है। तो ये सारे बातों को आप समझ जाइएगा कि इसमें और क्या कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। Our first topic is stem. Friend, what do you mean to the stem? There is a stem is a characteristic of stem. Their eyes as the prolongations of plumulus, one end on embryos, and the grow and the banded there to about to the light. Positively is a phototropics and away from to the gravity, negatively genotropics, and divided into the nodes, a point attachment of leaf and internode, regionally between the two nodes. The bear's leaves is a branches and flower on node. There are bears of vegetative board and which is a could be a terminal apicals board. Therefore, plant to grow upward and axillary. The bud is the axial of the leaves which give rise to the lateral branches, and the where is a floral bud is the terminal and axillary, and that grow into the flower. And here difference between the stem and root. Friend, what do you mean to difference and stem and the root? There give a difference and morphology between the stem and root. The morphology difference between the stem and root here. There is a stem and the other side is a root. The stem is developed from the plumulus and the roots is developed from the radicals. And their second is a young stem is a green because of chlorophyll. The non-green because chlorophyll is absent. And the divided into the nodes and internodes. There is a root is not divided into the nodes and internodes. The whereas leaves, vegetatives and flora is above. There is a present of stem, but not it is absent of all their roots. And no cap present at the apex, and the roots cap is a present at the apex. And here positively phototrophics and negatively. There is a negatively phototrophic, but is a positively genotropics. And the origin of lateral branches is exogenous, originate from the outer layer endodermis. And the origin of lateral roots is endogenesis and originate from the inner layer is the pericycle. Very important for stem and root for the exam. The examiner are asking these types of question. दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है तना, और तना को हम स्टेम कहते हैं। कहते हैं तने के जो है विशिष्ट लक्षण क्या होती है। देखिए तने के जो है विशिष्ट लक्षण जानना, स्तंभ के लक्षण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ये जो है प्राकुड़न यानी भ्रूण का एक सिरा के दृढ़ीकरण बढ़े हुए भाग से बनता है, ठीक है। तना प्रकाश की ओर जो है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती तथा गुरुत्व यानी जो है विपरीत यानी ऋणात्मक जो है गुरुत्व अनुवर्ती यानी गुरुत्ववर्ती वृद्धि करती है। देखिए दोस्तों जो पौधा होता है जैसे मर्जी बीज डालो वो जो है ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करता है, ठीक है, यानी वो प्रकाश अनुवर्तित होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका अगला पार्ट जो होता है हमेशा जो है नीचे की तरफ वृद्धि होता है, क्योंकि इसका जो है ऋणात्मक यानी जो है गुरुत्ववर्तित के रूप में वृद्धि करता है। कहते तना जो है पर्व संधि यानी नोडल्स यानी पत्ती लगने से स्थान पर जो है पर्व इंटरनोड्स में विभाजित हो जाती है, और यहाँ पर जो है पश्च संधियों पर जो है पत्तियां, शाखाएं तथा कलिकाओं पाई जाती है। तने पर काट के कलिकाएं या तो उसके अग्र सिरे यानी शीर्ष स्थल कलिका यानी एपिकल बब्स पर पाई जाती है, ये जिससे पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, या फिर पत्ती के कक्ष में क्षेत्र में जो है कक्षीय कलिकाएं पाई जाती है जो पार्श्व शाखा बनाती है। कहते हैं तने पर जो है पुष्प कलिकाएं बनी होती है जिसे पुष्प बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है।
आगे जो है हमारे दोस्तों स्तंभ तथा जड़ों में विभेद। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं भी एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, तना और जड़ में जो है अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसको जो है नोट डाउन भी करना है कॉपियों पे, जिससे कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप जो आसान तरीके से इसका आंसर जो है दे सको। तो इसमें तना जो है और जड़ में क्या अंतर है देखते हैं। देखिए तना जो होता है प्रकाश पराकुरण से प्रवर्धित होती है, लेकिन जड़ जो होता है मूल कुड़ से विकसित होती है। तना जो होता है तरुण स्तंभ हरा होता है क्योंकि इसमें जो है पर्ण हरित उपस्थित हो जाए, जो है क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होती है। इसके इधर जड़ जो होता है अलहरित होता है, यानी इसमें हरा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें जो है आपको पता है क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित उपस्थित नहीं होता है। कहते हैं इसमें पर्व एवं पर्व संधि में विभाजित हो जाता है, जबकि जड़ों में जो है पर्व एवं पर्व संधि अनुपस्थित यानी होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पत्ती कलिका पुष्प कलिकाएं विद्यमान होती है तने में, लेकिन कहते हैं जड़ों में ये अंग अनुपस्थित होती है, होता ही नहीं है। ठीक है, पांचवा पॉइंट यही बताता है कि अग्रस्थल सिरे पर कोई यानी गोप्स यानी कैप नहीं है, जबकि इसमें जड़ों में जो होती है अग्रस्थल सिरे पर जो है गोप उपस्थित होता है यानी कैप जो होता है प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यह है कि तना जो होती है धनात्मक होती है, प्रकाशनुवर्ती परंतु ऋणात्मक और गुरुत्वावर्ती यानी गुरुत्वावर्तित होती है, लेकिन जड़ें जो होती है ऋणात्मक यानी प्रकाशनुवर्ती परंतु धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है। उसका सातवां पॉइंट यही बताता है कि पश्च शाखाओं की उत्पत्ति बाहरी जड़ बाहर से उत्पन्न यानी एक्सोजेनेसिस में होती है, लेकिन इधर बताता है जड़ के बारे में कि पश्चिमी मूलों की जो उत्पत्ति होती है अंदर की परतों से उत्पन्न एंडोजेनेसिस के रिगार्डिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है। Our next topic is the shoot apex. Friend, what do you mean to the shoot apex? The shoot apex is a terminal. Domes is a shape. A part of shoot formed is a meristem called apical shoot meristem. Is responsible for their development and differentiation of primary permanent tissue and the mainly case of growth in the length. It is divided into two regions, tunica and carpus. The tunica and the carpus is shown in this diagram. Here in this diagram there is a tunica and carpus. There A and B diagram. LS here lateral surface of the shoot apex is showing the tunica and carpus in this diagram. The first is a tunica means covering. On a outer zone of short apex is a 1 and 3 layer is the thickness. It is a give to rise to the epidermis and it is responsible for the surface growth, and it is a cell divided only anticlinically. There is a second is a carpus. Carpus means to body, the inner multi-layer zones of cell which is divided in all directions. They finally give a rise to the procabiums and from the vascular tissue, and grounds is a meristem from ground tissue. These cells also form a leaf. Perimordia is a newly developing leaf. There is a fourth point is the origin of lateral branches. There is a branches arrive from the axillary buds present in the axis of leaves. Each axillary is a buds is a small and compact, underdeveloped, short and covered with a large number of overlapping leaf perimordia. The internodes of these buds is enlarged and develop into the branches. Therefore, the development of branches of exogenesis. Exo means outside. तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोशीश यानी शॉर्ट अपेक्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रोशीश तने का जो है अग्रीय एवं गुबंधकार भाग है। एक शीर्ष तल प्रो यानी विभोज तक यानी शूट जो है शूट मेरिस्टेम द्वारा बना होता है, जो इसके द्वारा प्राथमिक अस्थायी उत्तक का जो है परिवर्धन तथा विभेदन होता है तथा लंबाई में वृद्धि होती है। यह दो भागों में विभाजित होती है, एक है ट्यूनिका एक है कार्पस। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हो, चित्र जो है विशिष्ट दिखाई गई है। इसमें जो है कंचकू यानी ट्यूनिका और पिंक कार्पस जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है प्रो शीर्ष को अंदर कार्ड को टर्निक और कार्पस को है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। अब कहते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो इनका तो कार्य एक ही होता है कि ट्यूनिका क्या कार्य करती है, आवरण का। ठीक, कवरिंग का काम करती है, वो तो पता ही होगा, जो ये आवरण का काम करता है। प्रोशीश की बाहरी क्षेत्र में जो होता है 1 से 3 परत मोटा होता है। बाहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो 1 से 3 परत जो होती है वो ट्यूनिका का ही होता है। इसमें जो है बाहरी त्वचा
जो है एपिडर्मिस बनी होती है तथा सतह वृद्धि करती है। उसके बाद है हमारे कार्पस। कार्पस मुख्य भाग है अंदर का बहुप्रतीय क्षेत्र जिसकी कोशिका सभी तले यानी प्लैनिस में विभाजित करती है। अंततः ये जो है प्रोकोम्बियम्स में संवहनी ऊतक तथा बिलोजभत्र से भ्रूण ऊतक बनाता है। इसे हम पत्तियों को जो है अद्रक यानी आरंभिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आगे कहते हैं पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। आखिर पार्श्व शाखा की उत्पत्ति कैसे होता है? पत्तियों के अक्ष में जो है उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं एक छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर जो है बड़ी संख्या में अतिव्यापी पत्ती अधरक होते हैं और इस कलिकाओं के जो है पर्व लंबाई में बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंततः शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है बाहरी जाति यानी इंडोजेनेसिस प्रकार की हो सकती है। The next topic is the types of stem. The stem may be areas, erect, diagetic, strong, and the upright as the herbs, shrubs, and the trees. Some areas big, unable to stay upright, and the dwells on ground. As a creepers, as a climb up the climbers is there are underground, and where its soil is a produce areas, branches under to the favorable condition only. The modification of the stem are a variable modified into underground sub areas and areas stem for the performing of functions like manufacturing and storing food, fermentations and overcoming unfavorable climatic condition. The providing the mechanical support and protection and for there is the progressing vegetative. Here so in this a table, their type, stem and modification. There is a types and stem of modification here. Underground, subaerials and aerial. There is a rhizomes, chromes, bulbs, tubers. It is the underground. And subaerials is a runner, stolons, offset and shaker. And the aerial is a tendrils, thorns and poloscul and scalders. There is a first is a underground modified stem. Since the underground they may be seen like a root but it can be recognized them as a stem due to the presence of nodes and internodes, scaly non-green leaves and buds. They are served to the two functions. First they act as a permanenting or structure of remaining leaves, flesh, and the dominant in the winter, but is a given of aerial shoots under favorable condition the next season. And second is a storage food and the become a think fleshly. There are various type of underground modified stem are given this table. There are underground modified stem. Here are the types and the character and example. The rhizomes is the thick fleshly flattened horizontal growing stem near the soil surface bear scale leaves on the nodes and terminal and axillary bulbs is a eventually roots. Example gingers, adrak and turmeric haldi. A second is corum. Corums means flat spherical stem with the flattened base grow up vertically and bear many scale leaves. Distracted is the nodes and internodes, buds and eventual roots. Example is a saffron, kesar, yams, jimikand, glombius. The third is bulb. They reduce flattened discoid stem with the crowded nodes bearings and overlapping flesh inner and dry outer scale leaves. The terminals bulbs in the center from flourishes. As the green leaves adventurous roots grow from to the discorded base. Is example of onion. There is a tumber. Tumber is a swelling strips of underground lateral branch of stem store food and starch where the eyes and the each eye is a node which is the bear as both the skull of the skull leaves. Their example of potato. The potato is a bear starch as the eyes. Here so in this picture the underground modification stem. The different types of underground stem. There is a present of gingers, is a yams, onions and their potato. There is a different types and different show in this figure.
They're A, B, C, and they're important for the underground modified stem. The second is the sub-areas modifications of stem. Their stem are weak, therefore the lies penetrate on their ground and maybe get a potential is bearing on the top soil. The plant bearing of such a stem are called creepers. There is a creeper, there is stems where serve a function of vegetative propagations. The motivation area stem is a first of all is a types is a runner. Is a character long weak slender branch with a long internodes and the runs horizontal one soil surface giving off eventual roots at the nodes. Example grass auxiliaries. And second is the stolon. The stolons is the big lateral branch which grow upwards, then the arches down to the meet the soil, strengthening roots and produce a daughter plant. The example of mints, pudina, and jasmine. And third is offset. Like a runner's butt is a thinner and there is shorter, grow for the short distance, then produce custard as a rusted of the leaves above their eventual roots below. Generally, the aquatic plant. Example: water lanthus and water lecto. There is a fourth and is a sucker. There are underground runners which is the growth horizontal for a distance and swell them to the immerse obliques their upward streaks roots and form a daughter plant. There are Carosantherium. Here shown in this picture, sub-aerial modification stem is a runner, stolon, upstate and sugar. There is the different types of sub-aerial modification stem. The next is the aerial stem modification. There is the wall stem or its part axillary and terminal bulb and get is modified to perform a defined function. You can recognize them as a stem by the following feature. The first arise in the axil of the leaves and second is the bare nodes and the internode. May bear to leaves of birds and flower. Their types of aerial stem is modification is the first types is a stem tendrils. They thread like a spirally coil, leafless, structure tendrils, which is the twines and the round to the nerve subject and the help of big plants claim. Example: grapevine. And the second is a thorns. Thorns stem, pointed, hard structure modifications of axillary citrus at their terminal carriers ball. The act of a defense organ is climbing organ. The citrus durenta carissa is corunda. There is the third is a plocadates. As a fellow caudates. The broadcast is a green, flattened and cylindrical flash stem with their nodes and internodes, where the spans modified leaves to be checker evaporations, and the carried out of the photosynthesis stores water found in the plant growing in a dry region. There is example of Opinius is a prickly pear, and there are clododid. Clododid it is a follow correlates with their limited growth with their only one to internodes help in the photosynthesis. Is example asparagus. Here show their area stem modifications on their stem tendrils, thorns, phallocords of their apiulia, and there is a asparagus and the part engaged for their part. देखिए दोस्तों, आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। देखिए, पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पतियों पक्ष में उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखा उत्पन्न होती है, यानी शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर बड़ी संख्या में जो है अतिव्यापी पत्ती यानी अर्धक होते हैं। इस कलिकाओं की जो है पर्व लंबाई से बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंत शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है वार्य जाति यानी एक्सोजेनेसिस प्रकार की होती है, यानी इसको जो है हम एक्सोजेनेसिस भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है तने के प्रकार। देखिए, इसमें मुख्य रूप से तना तीन प्रकार के होते हैं: वायवी, अवायवी, भूमिगत। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो वायवी होते हैं, अवायवी होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हो वायवी, उपवायवी या भूमिगत। तो पहला तो है हमारा वायवी है जिसमें तना दृढ़, प्रबल, सीधा, द्वंद्व खड़ा होता है, उदाहरण शाख, झाड़ी या वृक्ष। ठीक है। उपवायवी होता है जिसमें तना कमजोर, दुर्बल, सीधा खड़े होने में असमर्थ, अंततः जमीन पर जो होता है 36 अवस्थाओं में रेंगते हुए
जिन्हें हम विस्पर्धी पादप यानी क्रीपर कहते हैं, अथवा प्रोही यानी क्लैम्बर, जिसे हम दुर्बल तना किसी प्रकार के सहारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसमें जो है विसर्पी यानी पादप, यानी विसर्पी का मतलब होता है क्रीपर्स, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके पश्चात है भूमिगत। देखिए तना जो होता है भूमिगत मृदा के नीचे उगता बढ़ता है, जिसमें जो है अनुकूल वातावरण में ही जो है वायवी शाखाएं बनाती है, नीचे की ब्रांचेस जो होता है बनता है। तो सबसे पहले जो है इसमें तने के रूपांतरण देखते हैं क्या होता है। कहते हैं भूमिगत, उपवायवी तथा वायवी स्तंभ विभिन्न अथवा जो है विशिष्ट कार्य जैसे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण एवं संचलन यानी चिरकलिकता यानी प्रतिकूल जलवायवी परिस्थिति का जो है पार करना माना जाता है। कहते हैं प्रबल आधार प्रदान करने हेतु जो है सुरक्षा एवं कार्य के जनन के लिए ये काफ़ी रूपांतरित हो जाती है, यानी ये बदल जाती है। तो हमारे समक्ष जो है 3 तरह के स्तंभ के जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, एक चार्ट दी गई है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले है भूमिगत। देखिए भूमिगत मतलब होता है अंडरग्राउंड। दूसरा है उपवायवी यानी सब एरियल्स, ठीक है। उसके बाद है वायवी यानी एरियल्स। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं भूमिगत में जो होता है हमारा प्रकंद आता है, धनकंद आता है, सकलकंद आता है और कंद आता है, ठीक है। उसके पास अपवायवी होती है, उसमें जो आता है आपका उपरी विस्तारी भूस्तरिका और जो है अंतविस्तरिका। इसको इंग्लिश में हम पहले को कहते हैं उप विस्तारिका को रनर कहते हैं, भूस्तरी उसको स्टोलन कहते हैं, भूस्तरिका को ऑफसेट कहते हैं और अंतविस्तरिका को शकर कहते हैं। देखिए दोस्तों जिस लैंग्वेज में आपको अगर समझ में आता है उसको है समझना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान रहता है, हिंदी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, ठीक है। उसके पश्चात है अवायवी। देखिए अवायवी में जो है पहला है प्रतान, दूसरा है कांडा, तीसरा है पानवभूत और पानवर्व। इसको हम प्रतान को इंग्लिश में टेंड्रियल्स कहते हैं, कांडा को स्टोरेंस कहते हैं, पानीभूत को कहते हैं पोलो क्लैडिड्स कहते हैं, पानवर्व को हम क्लोडोडोट्स कहते हैं। तो ये जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ठीक है। देखते हैं अब इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे समक्ष उपस्थित है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है भूमिगत तने के रूपांतरण। कहते हैं ऐसे स्तंभ यद्यपि भूमि के अंदर होते हैं तथा जड़ जैसे लगते हैं, लेकिन यह स्तंभ और आप में भी विशेष लक्षण के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं जो उन पर पाए जाते हैं। जैसे कि पहला तो होता है कि पर्व एवं पर्व संधि पाया जाता है, शल की परिमाहीन पत्तियां पाई जाती है और कलिकाएँ पाई जाती है। कहते हैं इस रूपांतर के प्रमुख 2 कार्य होते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहले तो चिरकालिकता पन जो है पर्णवहीन संरचना के रूप में ये स्तंभ जो है शीतकाल में प्रस्तुत रहता है, परंतु अनुकूल परिस्थिति आते ही उसमें जो अवायवी शाखाएं निकलने लग जाती है। तो ये भी जो है पौधों का एक करैक्टर है। भोजन के संचलन के लिए जो है स्तंभ मोटा या गुदेदार हो जाता है, यानी स्तंभ जो होता है भोजन संचलन के लिए गुदेदार बन जाता है, जिससे कि वो जो है भोजन दे सके। आप कहते हैं भूमिगत तने के जो है कुछ इसमें विशेषता है, तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे समक्ष। पहला तो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण। पहला है प्रकंद, यानी ये मोटा गुदेदार चपटा स्तंभ जो भूमि के संलग्न क्षैतिज वृद्धि करता है। इसकी पर्व संधि पर जो है शल्क पत्तियाँ, कक्षीय कलिकाएँ एवं जो है उपास्थानिक जड़ें, अग्रभाग अग्रणीय कलिकाएँ पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो इसमें अदरक और हल्दी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद पश्चात है धनकंद। देखिए ये गुदेदार गोलाकार तना जिसका आधार चपटा वृद्धि उग्र होते हैं तथा इन पर जो है पर्व संधि शल्काएँ, पत्ती, कलिकाएँ और उपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। उदाहरण के लिए जो है केसर, जमीकंद, ग्लेडियोलस, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं इसका। उसके बाद थर्ड जो हमारा है सकलकंद। देखिए सकलकंद का मतलब होता है लघुकृत चपटा चक्रिकम्भ यानी डिकॉर्डेट्स स्तंभ जिसमें अनेक पश्च संधि सटी हुई तथा अद्र छदी होती है तथा इन पर जो है गुदेदार अंदर की ओर एक शकित बाहर की ओर पत्तियां विद्यमान होती है। अग्रीय कलिकाएं जो है केंद्र में सामान्य हरी पत्ती बनाती है, उपस्थानिक जड़ें जो है चक्रिकम्भ आधार से निकलती है। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है प्याज तो आपने देखा होगा, जो जड़नुमा प्याज होगा उसका आप अध्ययन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात है कंद। देखिए कंद में एक विशेष होती है, उसमें आँखें होती है। कहते भूमिगत पश्चिमी शाखाओं पर अत्यधिक जो है फुला हुआ अग्रशिरा जो मड के रूप में अद्र संग्रह करता है, इन पर आँखें होती है। आँखें एक पर्व संधि है जिस पर जो है कलिकाएँ तथा पर्व छत्र चिन्ह होते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आलू है। आलू को आप देखोगे तो उसमें जो है आइस बब्स बने होते हैं, ठीक है, जो बब्स
बब्स बने होते हैं वो जो होते हैं नए पौधे की उत्पत्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कोई भी जो है आलू को लगाने से पहले हम उसके आंखें को देखते हैं, अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब जो है आलू उगेगी और उसमें होगा। जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट टाइप के चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको भूमिगत तने के रूपांतरण चीज़ों को दिखाया गया, जिसमें से प्रकंद यानी अदरक को दिखाया गया है, धन कंद जो है जमीन कंद को दिखाया गया है, शकल कंद जो है जिसमें प्याज को दिखाया गया है, और शकल कंद की उग्र काट की सेक्शन भी दिखाई गई है। ठीक है, कंद में जो है आलू को भी आपको दिखाया गया है। तो ये जो है चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि आखिर जो है भूमिगत तने के रूपांतरण यानी ग्राउंड जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अवायवीय तने के रूपांतरण यानी अवायवीय तने दुर्बल स्तंभ भौतिक हुए क्षैतिज पड़े रहते हैं अथवा इनका कुछ भाग जो है मिट्टी की ऊपरी सतह में दबा रहता है। ऐसे तने वाले पौधों को जो है विसर्प पादप कहते हैं, यानी यह तने प्रकार के कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी और क्या विशेषता लक्षण के साथ ये हमारे समक्ष है। सबसे पहले उपविस्तारी में क्या होता है दोस्तों, ये जो होती है शाखाएं लंबी, पतली, दुर्बल, लंबे लंबे पर्वयुक्त ये मिट्टी की सतह पर क्षैतिज अवस्था में जो है रेंगती रहती है और पार्श्व संधि जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसका दूब घास हो जाता है या अक्जेलियस पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपके समक्ष जो होगा ये इंग्लिश के रूप में दिख रहा होगा, तो ये जो है आप इंग्लिश में भी इस शब्दों को समझ सकते हो जो आपके लिए जो है आसान बनाता है। ठीक है, दूसरा जो है भूस्तारी दूसरा है जिसमें कहा गया है कि एक दुर्बल पार्श्व शाखा जो है कुछ दूर तक वायु में ऊपर की ओर वृद्धि करता है, फिर जो है चाप बनाते हुए नीचे मिट्टी को जो है छू लेता है। ये नीचे की ओर जड़ें जो है अथवा ऊपर की ओर नई सतह पौधा बनाती है। एग्जाम्पल जो है पुदीना हो गया और चमेली जो है सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूस्तारी रीका। भूस्तारी रीका जो होती है उप भूस्तारिका जैसा स्तंभ, परंतु उसे छोटा एवं मोटा होता है। थोड़ी दूर वृद्धि करके ऊपर एक जो है पुष्पनुमा पत्तियों का जो गुच्छा तथा नीचे जो है अवस्थानिक जड़ें बताता है। कहते हैं अधिकतर जलीय पौधों में ये दिखाई देता है, जैसे जलकुंभी हो गया, जल लेटल्यूस भी आ गया, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है। उसके पश्चात है अंतभूस्तारी। देखिए उपरिभूस्तारी जैसा स्तंभ, परंतु भूमिगत जो मिट्टी के अंदर कुछ दूर क्षैतिज वृद्धि करके तिरछा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मिट्टी से बाहर आ जाता है। यह जड़ तथा जो है स्तरीय पौधा बनाता है, जिसमें हम गुलदारू की पौधा जो है उसको हम ले सकते हैं, जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप सोचिएगा गुलदारू का पौधा कैसे होता है, तो यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है तीसरा डायग्राम, ठीक है, जो इसमें डी डायग्राम दिया गया है जो कि उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है आपको अवायवीय स्तंभ के रूपांतरण कुछ पौधों के यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें भूस्तारिका और अंतभूस्तारिका दिखाया गया है, जो कि आप समझने के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया भी देगा। सेकंड चैप्टर जो डायग्राम आप देखिएगा तो किस प्रकार जो है दूसरे जगह जाके एक नया पौधा जो है बना ले, जिसको हम स्टोलेन कहते हैं। तो यही बात जो होता है पौधों को एक विशिष्ट और एक जो है महत्वपूर्ण बनाता है। और कहते हैं पौधों का ज्ञान रखना भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके समक्ष ये ग्रो करते हैं लेकिन हम इसकी विशेषताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात है वायवीय स्तंभ के रूपांतरण। देखिए कि संबंध पूर्ण स्तंभ तथा उसका कोई भाग कक्षीय अग्रियल कलिकाएं रूपांतरित होकर विशेष कार्य करता है। आप निम्न लक्षणों से उनको पहचान सकते हैं एवं वह तना भी होते हैं। तो इसको जो है पत्ती कक्ष से निकलती है और पर्व संधि पाई जाती है, उस पर जो है पत्तियां, कलिकाएं एवं पुष्प उपस्थित हो सकते हैं। देखिए वायवीय तने के जो विशेष रूपांतर लक्षण होते हैं, पहला प्रकार, लक्षण और उदाहरण है। सबसे पहले है प्रतान। देखिए प्रतान जो होती है यह एक धागे जैसी जो है शिलरूपी कुंडलित तथा पनहरित संरचना है, जो आसपास की वस्तुओं को चारों ओर जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ाने में मदद करती है। जैसे अंगूर के बेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अंगूर के जो होते हैं बेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पहले दूसरा जो है कांटा। देखिए सीधे नुकीली कठोर संरचना जो कक्षीय नींबू या अग्रिय जो है करौंदा कलिका के रूपांतरित है। ये जो है सुरक्षा कारित एवं आरोहण अंग होते हैं, जैसे कि नींबू, टेडोरेटा, कैरियो, करौंदा, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पनवृत्त यानी हरा चपटा अर्थात बेलनकार होता है और गुदेदार स्तंभ है, जिसमें अनेक जो है पर्व
प्रवसंधि तथा शूल कटिकाएँ वर्षोत्सर्जन कम करने हेतु रूपांतरित पत्तियाँ पाई जाती है। यानी इसमें जो है वर्षोत्सर्जन कम हो, इसलिए जो है इसमें कट्टेदार पत्तियाँ पाई जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा जल संग्रह करता है तथा जो है उन पौधों में भी पाया जाता है जो शुष्क क्षेत्र में यानी राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पौधे जो होते हैं राजस्थान क्षेत्र के लिए अनुकूल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो है ओपू सिनया नागफनी, ठीक है, एम्बोसिनिया नागफनी जो है इसका एग्जाम्पल है। कहते हैं उसके बाद पर्व जो है एक ऐसा प्रभर वृत्त जिसकी वृद्धि सीमित होती है, क्योंकि इसमें केवल एक या दो जो है पर्व ही बनते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एस्पोरोगेरस। एस्पोरोगेरस जो होता है इसका अच्छा एग्जाम्पल आप मान सकते हो। अब यहाँ पर जो है इन पौधों के डायग्राम दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर सी दिखाया नागफनी का जो अपन पौधे जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो गया है, और दूसरा बी जो है कांटा। देखिए कांटा कैसे इसका विकास हुआ है। तो ये सब जो है वायवीय तने के रूपांतरण पार्ट है जो कि एक विशिष्ट इसको बताता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्टेम। फ्रेंड, what is the function of the stem? There is a first is a primary functions. There is a primary function is a support and orient their leaves in the manner that they are exposed to maximum sunlight, and for absent there are gas exchange. There is a during to the photosynthesis and respiration. The second point is conduct water and minerals from the roots to leaves, and the manufactured food from all leaves to be a different part of plant. And third is a where of flowers and fruits. The bee is a secondary function. The bee is a secondary function. It's mean to the first storage. Their stems store food and water in a some plant. Example potato. The second point is a pollination. There is the underground stem is the help tide over to the unfavorable growing periods. Example ginger. And third is the vegetative propagations. Mean to the stem can be a mean of vegetative propagation. Example rose and sugar cane. The fourth point is photosynthesis. When the fourth point is a photosynthesis in a contain a plant like a Xerophytes is a dessert plant, where the leaves are reduced, the stem take up to the function of photosynthesis, and these stems pose the chlorophyll. Is example Optinetia. Their fifth is a protections. There is a protection important in a some plant. There are auxiliary bird as a modify into the thrown the protect the plant from grazing animal. Example Citrus and Dorinata. And sixth is a clambing. The clambing is the tendrils or hook or modified branches of words, and they coil around the support and help the plant to climb. Example revwin. यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्तंभ के कार्य। देखिए स्टेम का क्या कार्य होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। यानी जो हमारा स्टेम होते हैं पौधों में, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो कार्य जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आता है ये प्राइमरी फंक्शन में यानी प्राथमिक कार्य में। देखिए प्राथमिक कार्य में क्या होता है, कहते हैं कि पत्तियों को सहारा देना तथा उन्हें इस प्रकार जो है दिशा न्यास प्रदान करना ताकि वे सूर्य के प्रकाश के सामने हो तथा प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए जो कुशलतापूर्वक गैस विनिमय कर सके। यानी एक्सचेंजिंग ऑफ गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका मान्यता रखता है, क्योंकि गैस का जो है विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पौधों के लिए होता है। तो ये कार्य जो होते हैं पत्ती को सहारा देना और उनको जो है दिशा न्यास करना, ये सब की सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्लस जो है सूर्य के प्रकाश के सामने हो, इसलिए उनको जो है कुशलतापूर्वक बनाने रखना ही जो है स्तंभ का कार्य होता है। यह जल एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तथा भोजन को पत्तियों से पौधों को अन्य भागों तक संवहन करने का भी कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में ये बात जरूर आ गई होगी कि जो यह है जल और खनिज लवणों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियों जो है भोजन जो बना लेती है, तब क्या करता है पत्तियों से जो है भोजन को पौधे के डिफरेंट पार्टों में पहुंचाने का कार्य ही स्तंभ का होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा स्टेम निभाता है। इस पर जो है फूल और फल भी उगते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है कि जो स्तंभ होते हैं उसमें जो है
इसमें फल भी लगते हैं और फूल भी लगते हैं, इसलिए कई मायने में जो है ये काफ़ी पौधों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट मान्यता रखते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है द्वितीयक कार्य, यानी जो है इसके सेकेंडरी कार्य क्या होंगे, तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा। कहते हैं सबसे पहले संचलन। देखिए स्तंभ पौधों में भोजन तथा जल का संचलन करता है, जैसे आलू में, ठीक है, भोजन और जो है जल का संचलन करता है। आलू जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके समक्ष हो सकता है। उसके बाद चिरकालिकता। देखिए चिरकालिकता का मतलब यही होती है कि भूमि का स्तंभ प्रतिकूल वृद्धि काल को पार करने में मदद करता है, जैसे अदरक में सारे कार्य जो होता है इसी के अंतर्गत होती है। उसके बाद कार्य के प्रजनन, तो स्तंभ द्वारा पौधों में कार्य का जनन होता है, जैसे गुलाब, गन्ना। आपने देखा ही होगा कि गुलाब और गन्ना जो है अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो दिए है, तो जो है उसका कोई भी पार्ट को हम काट के ही धरती पर लगाते हैं, यानी स्टेम को काट के जो है धरती में लगा देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। तो इसलिए जो है कार्य के प्रजनन में आ जाता है, और ये कार्य के प्रजनन में जो है स्तंभ जो है एक महत्वपूर्ण कार्य अब निभा रहा है, और एक नया पौधा बनाने में भी जो है इसका योगदान एक सराहनीय रखता है। उसके पश्चात है चौथा पॉइंट जो है प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है इम्पोर्टेंट कहीं हद तक जो है स्टेम पे ही निर्भर करता है। कहते हैं मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, कि सामान्य रूप जैसे पौधे जिसमें पत्तियां लघुकृत रिड्यूस हो जाती है। आपने देखा ही होगा जो राजस्थान के पौधे होते हैं वो जो होते हैं उनके पत्तियां जो उनके पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि पानी को हर्ष बचाना होता है। अगर पत्ती होंगे तो उसकी जल्दी ही जो पानी होता है हर्ष हो जाता है, और वहाँ पर तो आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी समस्या होती है, तो वहाँ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है पर्णहरित युक्त स्तंभ द्वारा ही होता है, जैसे नागफनी। यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो होता है राजस्थान में, वहाँ जो भी फोटोसिंथेसिस होते हैं वो पत्ते के जो है रिगार्डिंग नहीं होते हैं, वो स्तंभ जो यानी स्तंभ के रिगार्डिंग होते हैं ना, स्टेम के जो है लेके होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है नागफनी। आपने नागफनी में देखा होगा बेशकली जो पत्ते होते हैं कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, और बाकी जो उनके चौड़े चौड़े पार्ट होते हैं जिसको स्टेम कहते हैं, उसी से जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन जो है स्टेम से बनाती है। ये पीएमटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नागफनी, जो कि है स्तंभ से जो है प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। उसके पश्चात है सुरक्षा। देखिए दोस्तों सुरक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ पौधों में कक्षीय कलिकाएँ कांटों में रूपांतरित हो जाती है तथा उन्हें जो है पशुओं से सुरक्षा प्रदान कर, जैसे नींबू, डोरेटा। आपने देखा होगा कि नींबू के पौधे में जो होते हैं बहुत सारे कांटे होते हैं। तो कांटे तो आपको पता है किस लिए होता है, जैसे सांप में जहर होता है अपने दुश्मन से बचने के लिए, उसी तरह जो है पौधों में भी कहते हैं इस परमात्मा ने जो है उनको रक्षा के लिए कांटे दे दिया, जिससे कि कोई भी उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये जो है कुदरत का एक करिश्मा कह लो या कुछ भी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कार्य निभाता है कांटे, ठीक है। उसके बाद जो है छेमा आरोहण। देखिए आरोहण जो होता है प्रतान या हुक रूपांतरित शाखाएं होती है, अर्थात कलिकाएं होती है। ये आसपास की वस्तुओं के चारों ओर से जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ने में मदद भी करती है, जैसे अंगूर की बेल। अब देखिए स्टेम का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जो दुर्बल पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, वो जो होते हैं इसी के सहारे जो है आगे अपना वृद्धि करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण जो है स्टेम का यहाँ पर जो है रोल है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आपके लिए जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है इसका आंसर दे सकते हो। अब चल देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो our next topic is internal anatomical structure of stem. Friend, what do you mean to internal structure of stem? There is the internal structure can be studied if you cut the stem, turn surface and observe it under a compound microscope. There first A is a internal structure of dicot stem. Example, sunflower. There is a dicot stem is example of sunflower. In a transverse section of the young dicot stem, you will see the flowing structure in this figure. The first of all is the epidermis. The epidermis are outermost single layered covering with the cuticles and the layer of multicellular hairs protective of function. And second is a cortex. In the inner epidermis, there are three regions. First is a hypodermis, mean 4 to 6 layers of chlorokyma for a mechanical is a support. There is a mechanical support on this. There is second is a middle layer. Middle layer is a few layer of parenchyma.
there is a parenchyma is a few layer of parenchyma in middle layer. And third is a endodermics. Friend, what do you mean to endodermics? The innermost layer of cortex. Innermost layer of cortex has a various shaped cells. As the cells contain a starch grain, it is also called a starch shaded. There is a third point is stele. There is stele is the third point. All the tissue lining of internal and endodermics constitute their stele. The first is the pericycle. The pericycle is the inner to the epidermis, multi-layered is a parenchymatous with their patches of sclerenchyma. And their second is a vascular bundles. Here this roll the arranged in the rings. So in this example, each vascular bundles is conjoined is a xylem and phloem together in all bundle. There is a collaterals, xylem and phloems on the same radius with the phloems to avoid as a peripherals and the open cumulums present in between the xylems and phloem. Xylem is the endodarch and the protoxylems to about to the central and metaxylems is to about to peripheral. So in this picture, there are different part on this show in this picture. The epidermis, hypodermis, sclerenchyma, journal cortex, and parenchyma. Endodermics, sclerenchyma, hard burst, and the phloem, and calabiums, and metaxylem. There is next is the phloems, cambiums, metaxylems, and protoxylem, bodens, parenchyma page. There is a vascular bundle and preface bundle. And so the A figure is the epidermis, cortex, primary phloems, primary xylems, and page. There is a A section is important for the exam view. There is the role of the medulla res. The narrow regions of parenchymatous in the cell is between two vascular bundle, and pith is the external parenchymatous zone with the intracellular space. Here the B section, the internal structure of monocot stem. Friend, the internal structure of monocot stem is an example imagine. There is an important example. A transverse section of monocot stem revolves with the flowing structure. So in this figure, the first is the epidermis. The epidermis is single layered cover with the cortical stem here absent. And second is a ground tissue. A marks of parenchymatous is a tissue. Only a few peripheral layers and below to the epidermis are sclerenchymatous is called to the hypodermis. The hypodermis is called to the epidermis are sclerenchymatous. And first is the vascular bundle. The nearest is a scattering in the ground tissue is enclosed by the sclerenchymatous is a bundle setted, and each bundle is there collaterals and closed. No column strips between two xylem and phloem with the endodarch. Xylems occur in the form of letter Y, and there are innermost protoxylems and distributed to form of water cavity. Here showing is the first picture their epidermis, hypodermis, sclerenchyma, a vascular bundle and ground tissue. And second, a diagram. Here the B diagram is showing this diagram epidermis, hypodermis, sclerenchyma and vascular bundle and ground tissue. And second is important C. Here show the xylem, parenchyma, protoxylem cavity, protoxylems, metaxylems and combinations of cell and several tubes. They are shown in this picture. Here the anatomical difference between dicot and monocot stem and anatomical difference between the roots and stem are given table 7.5 and 7.6. Here so in this a table they are different between two monocot and stem and dicot stem. Their friend characteristics and first is a dicot stem and second is a monocot stem. The character of the epidermal hair. The first is a dicot stem is a present and monocot is a absent, and a hypodermics is a sclerenchymatous. There is a dicot stem and monocot stem is a scleromatous. They are different of categories. And second, third is a ground tissue. The ground tissue are differentiated into the cortex, endodermics, pericycles, pith, and their medulla ray. And is a monocot stem is a undifferentiated. There is a fourth is a vascular bundle. So here number not very large but is a numerous is a monocot. And second dicot stem is a uniform in size, but monocot stem is a small near the peripheral, bigger in the center. And third is arranged in the ring, but monocot stem is a scattered.
and there is dicot stem is open but monocot stem is closed, and there is a bundle studded is absent in a dicot stem, and monocot stem is a bundle studded is present. And 6 is a xylem vascular arranged in the radial row, but here is a monocot is a xylem vascular arranged in a shape of letter Y, and dicot is a water cavity is a absent but monocot is water cavity is present. So secondary growth is present in a dicot and mostly absent in a monocot. The next table is the anatomical difference between stem and root. Friend, the first is the characteristics and first stem and second is the root. For cuticle is means to stem is present and root is absent. Secondly, the hair is a character, but stem is a multicellular, but root is a unicellular. And third is the ground tissue is a differentiated of the stem, and the root is a differentiated. So same on both sides. And cortex is a narrow dicots and undifferentiated to the monocot. There is a barley is the root, and the pericycle is a mainly layer of the scleromatous, and peromatous is a cell, but the root is a peromatous cells only. And vascular bundle is a many conjointed, and there are collateral in a stem, but root is a fixed number and radical. There is a xylems enriched in a stem and excrete in root. दोस्तों ये जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जिसमें हम तने की जो है आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तने की जो है आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं जैसे इंसानों की संरचना को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो है तनों की आंतरिक संरचना का जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कहते यदि आप स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट बनाकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी आंतरिक संरचना आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि ए में द्विबीजपत्री यानी जो है द्विबीजपत्री को जो है तने की जो है आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार है। तो इसके लिए जो है उदाहरण है सूरजमुखी का पौधा जो है, और इसका स्टेम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रोल निभा सकता है। इसमें जो है कहते हैं तरुण जो है द्विबीजपत्री स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट में आपको जो है कुछ संरचना इस प्रकार दिखेगी, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इस प्रकार जो है द्विबीजपत्री में दिखेगा, जिसमें आपको संवहन बंडल, परिरंभ और कॉर्टेक्स दिखेगा, जिसका जो है ऊपरी वाला पार्ट को जो है बाह्य त्वच कहते हैं, अर्ध त्वच, क्लोरोकाइमा, सामान्य कॉर्टेक्स, पेरोकाइमा, अंत त्वच, स्क्लेरोकाइमा, हाइब्रोवास्ट एंड फ्लोएम, एदा, जाइलम्स आदि दारू कस्ट अन्य सारे पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं अगर हम इसका जो है सेकेंड देखते हैं, यानी जो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, छोटा सा कार्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें बाह्य त्वचा, वेलकूट, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एधा, प्राथमिक दारू एंड मज्जा पाया जाता है। तो इस तरह जो है आपको जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री स्तंभ में जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप इसको जो है माइक्रोस्कोप में देखोगे। आपको नग्न आँख से नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको जो है स्पेशल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, और उस पर डाल के जब आप इसके जो है देखोगे तो आपको इसी प्रकार से संरचना जो है सूक्ष्म रूप में दिखेगा। कहते हैं इसका जो है आपको वर्णन भी आना चाहिए, यानी किस चीज़ का क्या कार्य है, किस लिए जो है इम्पोर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले तो हमारा था बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। देखिए दोस्तों, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी परत होती है, और कोशिका का जो है उपचम द्वारा जो अपचारित्र बहुकोशिकीय रोम युक्त जो कि आंतरिक जोतकों की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, सबसे पहला जो है एपिडर्मिस जो है किसी भी जो है घटना से जो है एक दो चार हाथ करती है, तो इसलिए जो है एपिडर्मिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो चाहे प्लांट बॉडी में हो, दोनों में सेम ही जो होता है इनका जो है बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो कार्य जो है त्वचा का होता है। तो इसलिए जो है बाह्य त्वचा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। उसके बाद है हमारा कॉर्टेक्स यानी वेलकोट। देखिए, कॉर्टेक्स जो होती है वेलकोट यानी बाह्य त्वचा के अंदर की ओर 3 खंडों में अधत्वच यानी हाइपोडर्मिस होते हैं, जिसमें 4 से 6 परतें युक्त जो है स्थलगोलक यानी क्लोरोकाइमा द्वारा निर्मित भौतिकी सहारा प्रदान करती है। ये जो है फिजिकली इसको जो है एक जो है स्टेम को सहारा प्रदान करता है। कहते हैं मध्य परतें जो है धूमिकी परतें पाई जाती है,
इसलिए जो कहते हैं अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस जो होती है वह कूट के सबसे भीतरी परत ढोलाकार कोशिकाओं द्वारा बनी हुई जिसमें जो है मड कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए इस परत को जो है मंड अधच्छ यानी अंतस्वत्व भी कहते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। तीसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि रंभ, देखिए रंभ जो होता है सेटल्स होती है जिसमें अंतर त्वचा के अंदर की ओर स्थित सभी ऊतक मिलकर जो है रंभ बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आपके समक्ष यही आता है परिरंभ यानी पेरिसाइकल। देखिए पेरिसाइकल जो है तो अंतः त्वचा से अंदर बहुपरतीय जो है मुद्र ऊतक जिसमें जो दृढ़ ऊतक के खंड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। दूसरी बात जो हमारे समक्ष आता है वो है संवहन पुले यानी वेस्कुलर बंडल। देखिए संवहन पुले जो होती है इसका एक अपना रोल होता है। कहते हैं अनेक पुल वल्ले में स्थिर होते हैं। प्रत्येक संवहन जो है पुल की विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें संयुक्त यानी कॉन्जॉइंटेड यानी जाइलम तथा फ्लोएम एक ही पुल में इकट्ठे पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें कोलैटरल यानी सपार्श्विक जाइलम एवं फ्लोएम के एक ही और यानी रेडियस पर पाए जाते हैं, पर जिसमें फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होती है, तथा खुला यानी ओपन अधर की पट्टी जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। दोनों की क्या होता है दोस्तों, सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। जाइलम जो है अंत अधरू दारू का यानी एंडोडार्कच होती है, अर्थात जो है अधिदारू यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा अनादारू यानी मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। देखिए याद रखना कि प्रोटोजाइलम जो होती है केंद्र की ओर स्थित होती है, और जो आपका मेटाजाइलम होता है वो परिधि की ओर स्थित होता है या रेडियस की ओर स्थित होती है। ठीक दोस्तों, कहते हैं ना लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिर्फ आपको समझ होना चाहिए कि परिधि किसे कहते हैं, रेडियस क्या होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है मज्जा यानी रसीम यानी मेंडुला रे। देखिए मेंडुला रे का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहता है। कहते हैं मुद्रित कोशिकाओं का बना संवहनी पुलों के मध्य संक्रिय क्षेत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। इसमें जो है इसका फोर्थ पॉइंट यही बताता है कि मज्जा यानी पित्त ये केंद्रवर्तीय अंतरकोशिकीय और गुहा युक्त जो मुद्रित क्षेत्र पाया जाता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है एक बीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना, यानी एक बीजपत्री में जो है स्तंभ की आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे जो है इसमें मक्का लिया गया है, मैजिन लिया गया है। मक्का के अगर पेड़ को काट के लाते हो, अगर सूक्ष्म दृष्टि में इसको देखते हो, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है उस प्रकार जो है स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। इसमें ए सेक्शन में यही बात बताया गया है, बाहर त्वचा होगा, अर्ध त्वचा होगा, संवाहन पुल होगा, आरंभ ऊतक होंगे। जब इसको आप सूक्ष्म दर्शी से देखोगे तब जाके ये सारे दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें बी में भी दिखाया गया है, बी भी सेक्शन जो है इसी का ही पार्ट है। बी जो आपके समक्ष जो है एक वित्तीय यानी एंडोलार्जिस भाग है, यानी काफ़ी इसको लार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है, जिसमें आपको बाहरी त्वचा, अंत त्वचा, दृतक, संवहन पुल, वर्ण ऊतक सब पाया जाएगा। सी जो है आपको जो है मैग्नीफाइड किया गया है, मैग्नीफाइड और भी मैग्नीफाइड किया गया है, तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे जैसे दबे हुए फ्लोएम, पुल अद्रता, चालिनी नालिका, सहायक कोशिकाएं, अनादारुता, अनारुत गुहा, जाइलम मैद्रिति, यानी सारे चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब दोस्तों थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो ये काफ़ी जो है ह्यूमन की तरह ही दिखने में लगता है सेल्स, जैसे इंसानों का सेल्स होता है वैसे ही प्लांट का होता है। तो कहते हैं दोनों काफ़ी समरूप ही होते हैं, इंसान हो चाहे प्लांट हो। अब इनका जो है कुछ अपना कार्य है, जैसे कि बाहरी त्वचा एपिडर्मिस को तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभाता है, चाहे इंसान हो चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो। कहते हैं एक प्रयुक्त होती है, ये उपच्य द्वारा जो अपहृत रोम अनुपस्थिति को दर्शाती है। उसके बाद है भारण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो दोस्तों होता है मृद्रक द्वारा निर्मित व्यापक क्षेत्र, जिसमें बाहरी त्वचा के नीचे की कुछ जो है प्रधित परतें यानी दृतकीय स्क्लेरोकाइमोटस होती है, यानी ऊर्जा अधर त्वचा कहलाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके बाद तीसरी बात तो इसमें जो बताती है वो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। कहते हैं बाहरी संख्यक भरण ऊतक में छितरे हुए प्रत्येक पुल के चारों ओर जो है दृढ़तकीय अच्छद्र होता है। प्रत्येक बंडल के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे स्पष्ट शीर्षक यानी कोलेटरल एवं बंद यानी क्लोज्ड। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अर्ध पट्टी अनुपस्थिति। इसमें जो है अंतर आदारुक यानी
एंड्रोड और जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो है उसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर वाई के समान दिखाई देती है। याद रखना कि ये जो है वाई के समान होती है तथा सबसे अंदर वाली जो है दारू यानी प्रोजाइलम्स जो है विघटित होकर जो जल गुहा बनाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाता है पौधों में। यानी जो है कहते हैं आगे जो हमारे समक्ष होगा वो है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री तने में सृजनात्मक अंतर एवं तनों में सृजनात्मक तालिका। देखिए एक बीजपत्री जो जड़ें हैं और द्विबीजपत्री जड़ें हैं तो उनमें जो है एक अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही बात आता है कि हम देखेंगे लक्षण, उसके बाद द्विबीजपत्री स्तंभ को हम पहला मानेंगे और एक बीजपत्री को हम दूसरा मानेंगे, क्योंकि बार बार यही वर्ड बोलना संभव नहीं होता है, टाइम भी बहुत लगती है। कहते हैं दोस्तों जो हमारा लक्षण होगा उसमें आएगा 12 त्वचा रोम। तो आपको पता है पहले जो द्विबीजपत्री स्तंभ है ऊपर उपस्थित रहेगी और एक बीजपत्री यानी दूसरा में जो है अनुपस्थिति रहेगी। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अर्धत्वचा, यानी इसमें जो होगा इसमें स्थूल कोणिका तक होगा यानी कोमैटस होगा और दूसरा में जो होगा इसमें द्वितकीय होगा। ठीक है, उसके बाद भ्रण ऊतक जो होती है विभेदित होकर वेलकुट अंत त्वचा या परिधस्तंभ मज्जा या मज्जा रेशमा बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दूसरा में जो करता है ये अविभेदित कर देती है। दूसरे में क्या करती है दोस्तों, अविभेदित कर देती है। उसके बाद कहते हैं हम यहाँ पर जो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल में बहुत से पार्ट आते हैं। पहला तो यही बात बताता है पहले के लिए कि संख्या अधिक नहीं होती है, लेकिन दूसरे में जो होता है बहुसंख्यक होती है ये। ठीक है, पहला जो होता है एक सामान्य आकार की होती है, जबकि दूसरा जो है परिधि वाले छोटे केंद्र में बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये आती है जो पहले के लिए है एक वलय में व्यवस्थित होती है और दूसरा में जो है चित्रे होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं। पहला जो होता है खुला तंत्र होता है, दूसरा जो होता है बंद तंत्र होता है। यहाँ पर कहते हैं पूर्ण अध्यक्ष अनुपस्थिति होती है, जबकि बंडल अक्षत उपस्थिति होती है दूसरे में। उसके बाद पहले में जो होता है जाइलम वाहिकाएँ अद्वितीय पंक्तियों में व्यवस्थित होती है, जबकि दूसरा में जो होता है जाइलम वाहिकाएँ अक्षर वाई के रूप में व्यवस्थित मानी जाती है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष द्वितीय वृद्धि, जिसमें जो है पहले वाले में ये जो द्वितीय वृद्धि होगी उपस्थित होगी यानी प्रेजेंट होगी। लेकिन कहते हैं कि दूसरे वाले में जो होगा अधिकतर अनुपस्थिति होने का चांसेस ही रहता है, इसलिए अनुपस्थिति ही दर्शाया जाएगा। उसके पश्चात जो है स्तंभ और जड़ में जो है क्या अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो है स्टेम और जो है रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक लक्षण आता है, स्तंभ आएगा और जड़ आएगा। स्तंभ के लिए हम पहला यूज़ करेंगे और जड़ के लिए दूसरा। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले जो है क्ल्यूटिकल्स में ये आती है कि ये स्तंभ में जो होती है उपस्थिति होती है और जड़ में जो होता है अनुपस्थिति पाया जाता है। रोम जो होती है इसमें पहले वाले स्तंभ में जो होते हैं बहुकोशिकीय होती है और दूसरे वाले में जो होता है एक कोशिकीय पाया जाता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही आता है भ्रण ऊतक, यानी इसमें जो होती है विभेदित यानी द्विबीजपत्री अथवा अविभेदित एक बीजपत्री होती है, जबकि जड़ में जो होती है विभेदित रूप में प्रेजेंट होती है। चौथी बात ये बताता है कि वेलकुट। देखिए दोस्तों वेलकुट जो होती है इसमें पहले वाले में सक्रिय यानी द्विबीजपत्री या अविभेदित एक बीजपत्री होती है, लेकिन दूसरे वाले में चौड़ा दिखाई देता है, काफ़ी फैला हुआ लार्ज काफ़ी दिखाई देता है। उसका परिरंभ का मतलब दोस्तों यही होता है कि पहले वाले में अनेक परत युक्त दृढ़तक तथा मृदृक द्वार बना होता है, जबकि दूसरे में जो होती है एक परत युक्त केवल मृदकीय कोशिकाएं द्वारा बना होता है। उसके पश्चात है संवहन पुल। संवहन पुल में यही होता है कि पहले वाला में जो होती है बहुसंख्यक यानी संयुक्त पार्श्विक होती है। ठीक है, जबकि दूसरा वाला में जो होता है सीमित संख्या एरियल्स होती है। और सातवां पॉइंट यही दर्शाता है कि जाइलम के जो होती है इसमें पहले वाले में अंतर अदारुक पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले में जो होता है बाहर अदारुक प्रेजेंट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंतरों में। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।